लाहौर की वो शाम कोई साधारण शाम नहीं थी। आसमान पर काले सियाह बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे वे बस्ती पर टूट पड़ने का इरादा रखते हों। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि सड़कें तालाब बन गई और दृष्टि की सीमा तक सिर्फ पानी और अंधेरा रह गया। अली, जो शहर की एक वर्कशॉप में सारा दिन गाड़ियों के इंजन से जूझकर थक चुका था, अपनी उसी पुरानी और जंग लगी मोटरसाइकिल पर घर की ओर बढ़ रहा था, जो हर कुछ किलोमीटर के बाद ऐसे हिचकोले खाती जैसे अभी दम तोड़ देगी। बारिश का पानी उसकी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी कि घर में उसकी बूढ़ी माँ आमना बीबी अकेली होंगी और छत से पानी टपक रहा होगा। अभी वो कैनाल रोड के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा ही था कि उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक बहुत ही महंगी और सफ़ेद रंग की गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी के इंडिकेटर तेजी से जल बुझ रहे थे, जो इस बात का संकेत थे कि कोई मुसीबत में है। अली ने एक पल सोचा, उसका अपना घर पहुंचना जरूरी था, लेकिन उसके अंदर के इंसान ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। उसने बाइक रोकी और जब करीब पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम सेठ उस्मान था, जमीन पर गिरे पड़े थे और अपना सीना थामे हाँप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ा हो। अली ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। उसने सेठ साहब को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बेहोश हो रहे थे। उस सुनसान सड़क पर कोई एम्बुलेंस मिलना नामुमकिन था। अली ने अपनी बाइक को एक तरफ फेंका और उन भारी भरकम बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लाद लिया। बारिश की तेजी और कीचड़ की वजह से कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगभग आधा किलोमीटर तक उन्हें पीठ पर उठाकर पास के एक क्लिनिक तक ले भागा। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और कहा कि अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद सेठ साहब की जान नहीं बच पाती। जब सेठ उस्मान की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो अली वापस उसी जगह गया जहां गाड़ी खड़ी थी। उसे पता था कि ऐसी महंगी गाड़ी सड़क पर छोड़ना खतरनाक है। उसने बारिश में भीगते हुए गाड़ी का इंजन चेक किया, अपनी वर्कशॉप का हुनर दिखाया और मात्र 20 मिनट में वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो गाड़ी चलाकर अस्पताल लाया और चाबियां सेठ साहब को सौंप दी। सेठ उस्मान, जो अब होश में आ चुके थे, हैरानी से उस नौजवान को देख रहे थे जिसके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे और जो ठंड से कांप रहा था। सेठ साहब ने अपना बतुआ निकालना चाहा, लेकिन अली ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा, अंकल, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। मेरी माँ कहती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो खुदा हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। सेठ उस्मान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी जेब से एक सुनहरा विजिटिंग कार्ड निकाला जिस पर उनका निजी नंबर लिखा था। उन्होंने अली का हाथ थामकर बहुत गंभीरता से कहा, बेटा अली, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये कार्ड संभाल कर रखो। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि ये उस्मान का तुम पर एक कर्ज है। जब कभी जिंदगी तुम पर तमाम दरवाजे बंद कर दे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये कार्ड लेकर मेरे पास आ जाना। मेरा घर और मेरा दफ्तर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अली ने वो कार्ड अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में रखा, सेठ साहब से अनुमति ली और अपनी पुरानी बाइक स्टार्ट करके घर की ओर चल दिया। वो सोच रहा था कि चलो आज किसी की जान बच गई। उसकी थकान जैसे दूर हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि नियति उसे एक बहुत बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी। जैसे जैसे वो अपनी बस्ती के करीब पहुंचा, उसे हवा में धुएं और जलने की गंध महसूस होने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मोड़ मुड़ते ही उसके सामने जो दृश्य था, उसने अली की रूह को कंपा दिया। पूरी बस्ती में चीख पुकार मची हुई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते झूपड़ियों और कच्चे मकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। बारिश भी उस आग का मुकाबला नहीं कर सकी। अली पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा, लेकिन वहां घर के नाम पर सिर्फ लपटें थीं। उसकी बाइक, उसकी जमा पूंजी, सब कुछ राख हो रहा था। अम्मी, अम्मी कहाँ है? वो चीख रहा था। तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक साया नजर आया। आमना बीबी जमीन पर बैठी अपने जलते हुए घर को देखकर विलाप कर रही थी। अली ने उन्हें सीने से लगा लिया। अली, बेटा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। आमना बीबी के ये शब्द अली के दिल में खंजर की तरह लगे। अली ने गर्दन झुका ली। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो अभी थोड़ी देर पहले एक अमीर आदमी की जिंदगी बचाकर आया था और अब उसकी अपनी बस्ती और अपना घर मौत के साए में था। रात बीतती गई, लोग खुले आसमान में बारिश में भीग रहे थे। अली ने अपनी गीली कमीज की जेब में हाथ डाला तो उसे वो सुनहरा कार्ड महसूस हुआ। वो कार्ड तो बच गया था, लेकिन उसकी पूरी दुनिया जल चुकी थी। अब इस कार्ड के अलावा अली के पास कोई सहारा नहीं था, और यही वो मोड़ था जहां से अली की जिंदगी का असली सफर शुरू होना था। रात का वो खौफनाक मंजर अली की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था।
पूरी रात उसने और उसकी माँ आमिना बीबी ने एक गली के कोने में खुले आसमान के नीचे ठंड से कांपते हुए गुजारी थी। अली के पास अब पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। वही कमीज थी जो जगह जगह से झुलस चुकी थी और उस पर राख के काले धब्बे पड़े हुए थे। जब सुबह का सूरज निकला तो वो रोशनी उम्मीद की नहीं बल्कि अली के लिए अपनी बेबसी का एहसास लेकर आई। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो सुनहरा कार्ड निकाला। उसे लगा कि शायद यही वो आखिरी तिनका है जो उसे और उसकी माँ को इस दलदल से निकाल सकता है। अली ने अपनी माँ को एक पड़ोसी के पास छोड़ा जो खुद भी बेघर हो चुका था और शहर के सबसे महंगे इलाके की ओर पैदल ही चल पड़ा। कई मील का सफर तय करने के बाद वो एक ऐसी ऊंची इमारत के सामने खड़ा था जिसका शीशा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इमारत के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में उस्मान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा था। अली ने अपनी हालत देखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पैरों में मौजूद चप्पल टूटने वाली थी और भूख की वजह से उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन अपनी माँ का चेहरा याद करके उसने हिम्मत जुटाई और कदम आगे बढ़ाए। अभी वो मेन गेट के करीब पहुंचा ही था कि वहां खड़े एक तंदुरुस्त गार्ड ने अपनी बंदूक तान ली और उसे रोक दिया। गार्ड ने अली को सिर से पांव तक देखा और उसके चेहरे पर नफरत आ गई। ओए, कहाँ जा रहा है? गार्ड ने गरज कर पूछा। अली ने हिचकिचाते हुए वो सुनहरा कार्ड आगे किया और दबी आवाज में कहा, भाई, मुझे सेठ उस्मान साहब से मिलना है। उन्होंने खुद मुझे ये कार्ड दिया था। गार्ड ने कार्ड छीन कर देखा और फिर एक जोरदार ठहाका लगाया। अच्छा, तो अब तुम जैसे भिखारी चोरी के कार्ड लेकर सेठ साहब से मिलने आएंगे? तुमने ये किसका बटुआ मारा है? अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सफाई देनी चाहिए। नहीं भाई, मैं चोर नहीं हूं। कल रात सेठ साहब की तबीयत खराब थी, मैंने। गार्ड ने उसकी बात काट दी और उसे जोर से धक्का दिया। चल निकल यहां से। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर दोबारा यहां मत आना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। धक्का इतना जोरदार था कि अली लड़खड़ाकर सड़क के किनारे कीचड़ में जा गिरा। वो सुनहरा कार्ड उसके हाथ से छूटकर गंदे पानी में गिर गया। अली की हिम्मत टूट गई। उसे लगा कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो किसी की जान ही क्यों ना बचा ले। वो घुटनों के बल झुका और कीचड़ में गिरे उस कार्ड को उठाने लगा। उसके आंसू कीचड़ में गिर रहे थे। उसी पल एक काली चमकती हुई BMW गाड़ी बहुत तेजी से आई और कंपनी के गेट के सामने रुकी। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया और एक शानदार सलाम ठोका। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और सेठ उस्मान बाहर निकले। उनकी नजर सड़क किनारे कीचड़ में बैठे उस लड़के पर पड़ी जो कार्ड साफ कर रहा था। सेठ उस्मान का दिल धक से रह गया। वे तेजी से अली की ओर बढ़े। गार्ड समझा कि शायद सेठ साहब इस भिखारी को खुद भगाने जा रहे हैं, इसलिए वो खुश होकर चिल्लाया, सर, ये भिखारी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसे अभी। सेठ उस्मान ने पलटकर गार्ड को ऐसी निगाह से देखा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खामोश रहो, सेठ साहब की आवाज में गुस्सा था। वे अली के पास पहुंचे, उसे बाजू से पकड़कर कीचड़ से उठाया और सबके सामने उसे गले लगा लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति, क्लर्क से लेकर मैनेजर तक, ये नजारा देखकर हैरान रह गया। सेठ उस्मान ने अली के चेहरे से मिट्टी पोंछी और कहा, अली बेटा, तुम इस हाल में? मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढवाया, लेकिन तुम्हारी बस्ती का तो नामो निशान तक मिट चुका था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेठ साहब अली को सहारा देकर इमारत के अंदर ले गए। एयर कंडीशन्ड हॉल में दाखिल होते ही अली को लगा कि वो किसी ख्वाब में आ गया है। सेठ उस्मान ने तमाम मैनेजर्स और कर्मचारियों को हॉल में जमा होने का हुक्म दिया। जब सब जमा हो गए तो सेठ साहब ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो सब लोग, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं वो इस नौजवान की वजह से है। अगर ये उस रात अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद न करता तो आज उस्मान ग्रुप का कोई वारिस ना होता। आज से अली इस कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर है और ये सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। इसे किसी और के हुक्म की जरूरत नहीं होगी। दफ्तर में सन्नाटा छा गया। सब अली को रश्क और हैरानी से देख रहे थे, लेकिन इस भीड़ में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर आंखों में जहर भरा हुआ था। वो कदीर था, कंपनी का सीनियर मैनेजर। कदीर ने बरसों से इस कंपनी में अपनी जड़ें जमाई थी और वो सेठ साहब का खास बनने का सपना देख रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक सड़क छाप लड़का आकर उसके बराबर बैठ जाए। कदीर ने दूर खड़े होकर अली को देखा और अपने दांत पीसते हुए मन में कहा, सेठ ने तुझे सड़क से उठाया है ना, अब मैं तुझे वापस वहीं पहुंचाऊंगा। इस कुर्सी पर बैठना आसान है अली, लेकिन इसे बचाना नामुमकिन है।
कदीर ने उसी वक्त अपने एक खास आदमी को इशारा किया और अली की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक ऐसा खतरनाक जाल बुनना शुरू कर दिया जिसमें अली का बचना नामुमकिन नजर आ रहा था। अली को तो लग रहा था कि उसकी परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन वो नहीं जानता था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है, जहां उसकी ईमानदारी का ऐसा इम्तिहान होगा कि वो खुद भी कांप उठेगा। अली की जिंदगी में बहार आ चुकी थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी अथक मेहनत, ईमानदारी और रातों की नींदें कुर्बान करके सेठ उस्मान का भरोसा जीत लिया था। अब सेठ साहब महत्वपूर्ण फैसलों में अली से सलाह लेते और अली भी उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक कर देता। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी मां आमना बीबी के लिए एक छोटा मगर साफ सुथरा घर किराए पर लिया और उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई। आमना बीबी हर नमाज में रो रो कर खुदा का शुक्रिया अदा करती कि उनके बेटे को उसका हक मिल गया। लेकिन वे कहते हैं ना कि जब चिराग तेज जलने लगे तो हवाओं को जलन हसद होने लगती है। कंपनी का सीनियर मैनेजर कदीर, जो बरसों से सेठ साहब का दायां हाथ बना हुआ था, अब खुद को बिल्कुल बेकार महसूस करने लगा था। उसे लग रहा था कि अली ने न केवल उसकी जगह छीन ली है, बल्कि सेठ साहब की नजरों में उसकी अहमियत भी कम कर दी है। कदीर एक शातिर और लालची इंसान था, जो पर्दे के पीछे कंपनी के अकाउंट्स में हेर फेर करता रहता था, और अली की बारीक नजर उसके लिए खतरा बनती जा रही थी। कदीर ने सोच लिया था कि अगर अली को रास्ते से नहीं हटाया गया तो एक दिन अली उसकी बरसों की चोरी पकड़ लेगा। उसने एक ऐसी साजिश तैयार की जो न केवल अली का करियर बल्कि उसकी इज्जत भी खाक में मिला दे। एक शुक्रवार की शाम, जब दफ्तर के ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे और सिर्फ अली अपनी आखिरी फाइल पूरी कर रहा था, कदीर चुपके से सेठ साहब के पर्सनल केबिन में दाखिल हुआ। उसके पास मास्टर चाबी थी, जिससे उसने सेठ साहब की खास तिजोरी खोली। उस तिजोरी में 50 लाख रुपए की वो रकम पड़ी थी जो अगले दिन एक बहुत बड़ी डील के लिए नकद के रूप में दी जानी थी। कदीर ने वो रकम निकाली और बड़ी खामोशी से अली के केबिन की ओर बढ़ा। अली उस वक्त नमाज पढ़ने गया हुआ था। कदीर ने वे नोटों की गड्डियां अली के दराज के पिछले हिस्से में छुपा दी और बाहर निकल गया। जाते जाते उसने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की ताकि उसका अपना कोई सबूत बाकी न रहे। अगली सुबह जब दफ्तर खुला तो हंगामा मच गया। सेठ उस्मान परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उनकी तिजोरी खाली थी। 50 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। यहां परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं, फिर ये रकम कहां गई? सेठ साहब गुस्से से चिल्ला रहे थे। कदीर ने बड़ी हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहा, सर, ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता। कल रात सिर्फ अली ही यहां देर तक मौजूद था। सेठ साहब को अली पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पहले तो इस बात को खारिज कर दिया, लेकिन कदीर ने जोर दिया कि ऑडिट टीम और पुलिस को बुलाकर सबकी तलाशी ली जाए। पुलिस पहुंची और एक एक केबिन की तलाशी शुरू हुई। जब अली के केबिन की बारी आई तो वो इत्मीनान से खड़ा था, क्योंकि उसका जमीन साफ था। लेकिन जैसे ही पुलिस अफसर ने अली के दराज का गुप्त हिस्सा खोला, वहां से नोटों के बंडल बरामद होने लगे। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। सेठ उस्मान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका वो भरोसा जो उन्होंने एक बेटे की तरह अली पर किया था, एक पल में चकनाचूर हो गया। सेठ साहब अली के करीब आए। उनका चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा रहा था। उन्होंने वो नोटों का बंडल अली के मुंह पर मारा और गरज कर बोले, अली, मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर सिर पर बिठाया, तुम्हें इज्जत दी, अपना समझा, और तुमने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। क्या यही सिला था मेरी नेकी का? अली के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने तड़प कर सेठ साहब के हाथ पकड़ लिए। साहब, खुदा की कसम, मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ कैसे आए। मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं हूं। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की। लेकिन कदीर ने पास खड़े होकर आग में घी डाला। सर, ये चोर बड़े मक्कार होते हैं। ये इसी तरह रोकर हमदर्दी बटोरते हैं। देख ले, कल ये अकेला यहाँ था और आज पैसे इसके दराज से निकले हैं। सेठ उस्मान का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने अली की एक न सुनी। खामोश हो जाओ, आज के बाद तुम्हारी आवाज मेरे कानों में ना पड़े। पुलिस के हवाले कर देता तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी मां को सोचकर छोड़ रहा हूं। अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से, और याद रखना, इस शहर में तुम अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सेठ साहब ने अली को धक्के देकर दफ्तर से निकाल दिया। अली सड़क पर आ गया, वही सड़क जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। लेकिन इस बार उसके पास न तो वो सुनहरा कार्ड था और न ही वो इज्जत। पूरे शहर के कारोबारी हलकों में ये खबर फैल गई कि सेठ उस्मान के चहीते मैनेजर ने 50 लाख की चोरी की। अली जहां भी काम मांगने जाता, उसे धुतकार दिया जाता। लोग उसे देखकर थूकते और चोर कहकर पुकारते। जब अली घर पहुंचा और अपनी मां को सारा वाकया सुनाया तो आमना बीबी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपने बेटे का सिर चूमा और कहा, बेटा,
जिस खुदा ने आग से निकाला था वो इस तोहमत से भी निकालेगा। चलो, ये शहर अब हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। उसी रात अली अपनी माँ का हाथ थामकर एक बस में बैठ गया। वे लाहौर से बहुत दूर एक छोटे से गुमनाम गांव में चले गए जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। वहां अली ने एक मामूली से ढाबे पर मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी माँ का पेट पाल सके। उसके दिल में एक गहरा जख्म था, लेकिन उसे यकीन था कि कुदरत का इंसाफ एक न एक दिन जरूर होगा, चाहे उसमें कितना ही वक्त क्यों न लग जाए। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और अली के लिए तो ये 2 साल किसी लंबी उम्र की तरह गुजरे। लाहौर की वो चकाचौंध भरी रोशनी, वो बड़ा दफ्तर और वो इज्जत अब अली के लिए किसी बीते हुए सपने की तरह थी। वो अब मुल्तान के पास एक छोटे से धूल भरे गांव में एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठता था। उसके सामने जूतों का एक ढेर होता, हाथों में धागा और सुई और चेहरे पर वक्त से पहले आई झुर्रियां। वो अली जो कभी महंगी गाड़ियों के इंजन ठीक करता था, अब लोगों के टूटे हुए जूते गांठ कर कुछ रुपए कमाता ताकि शाम को अपनी बीमार माँ आमना बीबी के लिए 2 वक्त की रोटी और दवाई ले जा सके। गांव के लोग उसे खामोश मोची कहते थे। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस अपना काम करता और नजरें झुकाकर घर चला जाता। उसके दिल पर जो चोर का दाग लगा था वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आमना बीबी की तबीयत अब काफी खराब रहने लगी थी। बेटे का संघर्ष देखकर उनका दिल कचोटता, लेकिन वो हमेशा अली का हाथ थामकर कहती, बेटा, जिस खुदा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालकर तख्त पर बिठाया था, वो तेरी बेगुनाही का गवाह भी एक दिन जरूर बनेगा। अली बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसका भरोसा अब सिर्फ खुदा पर ही था। दूसरी तरफ लाहौर में सेठ उस्मान की जिंदगी में सुकून का नामो निशान मिट चुका था। अली के जाने के बाद कदीर ने धीरे धीरे कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया था। वो सेठ साहब का इतना विश्वास जीत चुका था कि अब वो जो चाहता वही होता। लेकिन कदीर की लालच की कोई सीमा न थी। उसने सिर्फ अली को नहीं हटाया था, बल्कि वो अब सेठ उस्मान की जड़ों को खोखला कर रहा था। कंपनी घाटे में जा रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे थे और सेठ उस्मान बूढ़े और कमजोर होते जा रहे थे। उन्हें अक्सर अली की याद आती, उसकी मेहनत और वो ईमानदारी जो अब उन्हें किसी कर्मचारी में नजर नहीं आती थी। लेकिन वे रिकॉर्ड्स और सबूत देखकर दोबारा खामोश हो जाते। फिर एक दिन कुदरत ने अपना इंसाफ दिखाने का फैसला किया। कंपनी का एक पुराना अकाउंटेंट जो लंबे समय से खामोश था क्योंकि कदीर ने उसे डराया धमकाया था, अब रिटायर होने वाला था। उसे अपनी मौत का डर हुआ और उसका ज़मीर जाग उठा। उसने चुपके से कुछ ऐसी फाइलें सेठ साहब की मेज पर रख दी जिनमें कदीर की बरसों की चोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। सेठ साहब ने जब वे फाइलें देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत स्पेशल ऑडिट टीम और पुलिस को बुलवाया। कदीर को जब पता चला कि वो पकड़ा गया है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। थाने में जब उस पर सख्ती हुई और उसे जेल की सलाखें नजर आईं तो उसका सारा घमंड टूट गया। वो पुलिस अफसर के सामने फूट फूट कर रोने लगा और अपराध स्वीकार करते हुए बोला, साहब, मैंने सिर्फ अब चोरी नहीं की, 2 साल पहले भी मैंने ही सेठ साहब की तिजोरी से पैसे निकालकर अली के दराज में रखे थे। मैं अली की तरक्की से जलता था, इसीलिए उसे फंसाया। ये खबर जब सेठ उस्मान तक पहुंची तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उन्हें वो मंजर याद आया जब अली उनके पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की कसमें खा रहा था और उन्होंने उसे धक्के देकर निकाल दिया था। हे खुदा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक फरिश्ते जैसे इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया। सेठ उस्मान जार जार रोने लगे। पछतावे का बोझ इतना ज्यादा था कि उन्हें अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उन्होंने उसी वक्त कसम खाई कि जब तक वे अली को ढूंढ नहीं लेंगे वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए, टीवी पर अली की तस्वीर चलवाई और ऐलान किया कि जो कोई अली का पता बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार उनके एक जासूस ने सूचना दी कि अली मुल्तान के एक छोटे से गांव में मोची का काम कर रहा है। सेठ उस्मान ने एक पल भी जाया नहीं किया। वे अपनी बड़ी गाड़ी में सवार हुए और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़े जहां धूल और मिट्टी के सिवा कुछ न था। जब उनकी चमकती हुई गाड़ी उस गांव में दाखिल हुई तो लोग हैरानी से देखने लगे। गाड़ी उस पुराने नीम के पेड़ के पास जाकर रुकी। वहां अली सर झुकाए एक पुराने जूते को टांके लगा रहा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूप से झुलस चुका था और वो पहले से बहुत दुबला हो गया था। सेठ उस्मान गाड़ी से उतरे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वे अली के करीब पहुंचे तो अली ने सर उठाकर देखा। अपने सामने अपने पूर्व मालिक को देखकर अली सुन्न रह गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है या शायद पुलिस उसे दोबारा पकड़ने आई है। अली डर कर पीछे हटने लगा,
लेकिन सेठ उस्मान ने आगे बढ़कर अली का हाथ थाम लिया और रोते हुए उसके कदमों में बैठने लगे। अली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। सेठ उस्मान की हिचकियां बंध गईं। पूरा गांव ये नज़ारा देखकर हैरान था कि एक करोड़पति आदमी एक मोची के पैरों में गिरा हुआ था। अली की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने सेठ साहब को कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े हैं। मैंने तो उसी दिन आपको माफ कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा खुदा सच्चा है और वो एक दिन मेरी लाज जरूर रखेगा। सेठ उस्मान ने अली को सीने से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे सब्र ने मुझे हरा दिया। तुम चोर नहीं थे, तुम तो हीरा थे जिसे मैंने कचरे में फेंक दिया। अब मैं तुम्हें दोबारा इस हाल में नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ वापस चलोगे, सिर्फ एक मैनेजर बनकर नहीं, बल्कि इस कंपनी के वारिस बनकर। दूर खड़े गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान थे कि एक बड़ी गाड़ी वाला अमीर आदमी एक गरीब मोची के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है। सेठ साहब ने अली का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी के अंदर ले गए, जहां अमना बीबी जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थीं। सेठ साहब ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। बहन, मैंने आपके हीरे जैसे बेटे की कद्र नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए इसे वापस लेने आया हूँ। अमना बीबी मुस्कुराई और बोली, भाई, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है आजमाता है। हमने तो सब अल्लाह पर छोड़ दिया था और देखिए, आज उसने मेरे बेटे को सरफरोश कर दिया। सेठ उस्मान अली और उसकी मां को वापस लाहौर ले आए, लेकिन इस बार वापसी किसी नौकर की नहीं, बल्कि एक वारिस की थी। शहर पहुंचते ही सेठ साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी व्यापारिक लोगों के सामने अली की बेगुनाही साबित की। उन्होंने बताया कि कैसे कदीर ने साजिश रची थी और कैसे अली ने चुपचाप ये जुल्म सहा। सेठ उस्मान की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अली को अपनी कंपनी का 50% पार्टनर बना दिया और ये वसीयत भी कर दी कि उनके बाद सारी संपत्ति और कारोबार का अकेला मालिक अली ही होगा। अली की जिंदगी एक बार फिर बदल गई थी, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि अनुभव और अल्लाह पर अटूट विश्वास भी था। उसका पहला काम उस पुरानी बस्ती में जाना था जहां कभी उसका घर जलकर राख हो गया था। वहां के लोग आज भी गरीबी में जी रहे थे। अली ने पूरी जमीन खरीद ली और वहां अमना फ्री हॉस्पिटल और एक आधुनिक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की नींव रखी। उसने तय किया कि वो उस बस्ती के हर बच्चे को पढ़ाएगा, ताकि किसी और अली को किसी सेठ के कार्ड का इंतजार न करना पड़े। समय बीतता गया और अली का नाम पाकिस्तान के सबसे सफल बिजनेसमैनों में शामिल हो गया। उसका दफ्तर अब शहर की सबसे ऊंची इमारत में था, लेकिन दफ्तर के एक कोने में कांच का एक छोटा केबिन था जिसमें उसने अपनी पुरानी जंग लगी मोटरसाइकिल और वो सुनहरा विजिटिंग कार्ड रखा था जो कभी कीचड़ में गिर गया था। जब भी अली को अपनी सफलता पर जरा सा भी घमंड महसूस होता, वो उस केबिन में जाकर बैठ जाता और अपनी औकात याद करता। एक दिन अली अपनी चमचमाती कार से हॉस्पिटल जा रहा था कि उसने सड़क किनारे एक युवक को अपनी बाइक धक्का लगाते देखा। अली ने गाड़ी रुकवाई और उसकी मदद करने लगा। उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम किसी मैकेनिक को बुला लेते हैं। अली मुस्कुराकर बोला, नहीं, ये परेशानी नहीं है। ये मेरा वो अतीत है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैं अजनबियों की मदद करना छोड़ दूँ तो मेरे और कदीर में क्या फर्क रह जाएगा? आज अली के पास दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ है, लेकिन वो आज भी शाम को अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर उनसे बातें करता है। उसने साबित कर दिया कि सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। जो इंसान अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखता है और मुश्किल वक्त में अपना ईमान नहीं बेचता, कुदरत उसे सिर्फ कामयाबी ही नहीं देती, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बना देती है। कहानी का संदेश साफ है। अगर जिंदगी में कभी कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए या आपका हक छीन ले, तो लड़ने के बजाय अपने कर्म से जवाब दीजिए, क्योंकि इंसानों की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन भगवान की अदालत में हमेशा न्याय होता है। अली की कहानी हर उस इंसान के लिए उम्मीद की किरण है जो हालात से टूट चुका है। याद रखिए, आज की आपकी खामोशी और सब्र कल की आपकी महान सफलता की पहली सीढ़ी है। निष्कर्ष, धैर्य की जीत और कुदरत का न्याय। इस कहानी का परिणाम बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला है, जो हर इंसान को जिंदगी के मुश्किल दौर में हौसला देता है। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। अली की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब आप पर मुश्किल वक्त आए, आपका घर जल जाए
या आप पर झूठा आरोप लगे तो चीखने चिल्लाने या बदला लेने के बजाय धैर्य रखें। ईश्वर धैर्य रखने वालों के साथ है और वो इंसान के सब्र को कभी बेकार नहीं जाने देता। ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अली ने वर्कशॉप में गाड़ी ठीक की हो या ढाबे पर बर्तन धोए हो, उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। अस्थायी रूप से उसे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंत में वही मेहनत उसे सफलता के उस मुकाम पर ले गई जहां पहुंचना हर इंसान का सपना होता है। मकाफाते अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कदीर ने अस्थायी फायदे के लिए अली को बर्बाद किया, लेकिन कुदरत का नियम अटल है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। दूसरी ओर अली की एक रात की निस्वार्थ भलाई यानी सेठ साहब की मदद उसकी जिंदगी के उद्धार का जरिया बनी। ये कहानी एक गरीब लेकिन अत्यंत स्वाभिमानी और मेहनती युवक अली की है, जो अपनी बूढ़ी मां के साथ एक कच्ची बस्ती में रहता है। अली के जीवन में उतार चढ़ाव के 5 बड़े मोड़ आते हैं। पहला मोड़, नेकी का बीज। एक तूफानी रात अली निस्वार्थ भाव से एक अमीर बिजनेसमैन सेठ उस्मान की जान बचाता है और उनकी गाड़ी ठीक करता है। सेठ साहब उसे अपना कार्ड देते हैं, लेकिन उसी रात अली का अपना घर आग में जलकर राख हो जाता है। दूसरा मोड़, उम्मीद की किरण। सब कुछ खोने के बाद अली वो कार्ड लेकर सेठ साहब के पास जाता है। वहां उसे अपमान यानी जिल्लत का सामना करना पड़ता है, लेकिन सेठ साहब उसे पहचान लेते हैं और उसे अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बनाकर एक नई जिंदगी देते हैं। तीसरा मोड़, परीक्षा और आरोप। अली की तरक्की से जलकर कंपनी का पुराना मैनेजर कदीर एक साजिश रचता है और चोरी का इल्जाम अली पर लगा देता है। सेठ उस्मान सबूतों के आधार पर अली को चोर समझकर अपमानित करके निकाल देते हैं। अली अपनी मां को लेकर एक गुमनाम गांव में चला जाता है और वहां मूची बनकर जीवन बिताता है। चौथा मोड़, सच्चाई की जीत। 2 साल बाद कदीर की अपनी चोरियां पकड़ी जाती हैं और वो स्वीकार यानी एतराफ करता है कि उसने अली को फंसाया था। पछतावे के मारे सेठ उस्मान अली को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंचते हैं और उसके पैरों में बैठकर माफी मांगते हैं। 5वां मोड़, बड़ा इनाम। सेठ साहब अली को अपना वारिस बना देते हैं। अली अमीर होने के बावजूद अपनी जड़ों को नहीं भूलता और उसी बस्ती में गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाता है जहां कभी उसका घर जला था। मुख्य संदेश, ये कहानी साबित करती है कि धैर्य यानी सब्र, मेहनत और ईश्वर पर अटूट विश्वास इंसान को हर झूठे आरोप और मुश्किल से निकालकर सफलता की उस मंजिल पर पहुंचा देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती।